आज हम लोग अध्ययन करेंगे चैप्टर 3 सब्जेक्ट बैंकिंग। टॉपिक है इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक्स फंड या इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय बैंक। बैंक द्वारा कोषों का विनियोजन। क्लास 12th का है ये। बैंकिंग, बैंक जो अपने पास धन जमा करती है आम जनता की, उसका भी वो विनियोजन करती है, कहीं न कहीं इन्वेस्ट करती है और वो भी लाभ कमा करके जनता को भी लाभ कमवाती है। ऐसा उसका उद्देश्य होता है। तो व्यापारिक बैंक जो होती है वो लाभोपार्जन करने वाली एक प्रकार की संस्था है। रुपया जमा करना और ऋण देना, इन दोनों के बीच उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। इसीलिए उसकी सफलता के लिए आवश्यक है कि वह अपने कोषों को इस प्रकार से इन्वेस्ट करे, विनियोग करे, जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए वह अपनी पूंजी को कुछ निश्चित प्रकार के विनियोग में लगाते हैं। परंतु इस संबंध में बैंकों को यह ध्यान रखना पड़ता है कि वह अपने धन का विनियोजन इस प्रकार करे कि अपने ग्राहकों की मांग पर उनका तत्काल भुगतान भी कर सके, क्योंकि बैंकों के पास अधिकांश जो पूंजी होती है वो जनता द्वारा जमा की गई होती है। बैंक का व्यापार जनता के विश्वास पर आधारित होता है। यदि किसी भी समय बैंक अपने जमाकर्ता की मांग की पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं तो जनता का विश्वास उस बैंक से उठ जाता है। इसलिए जो जनता अपना धन बैंक में जमा करती है उस धन को बैंक इस प्रकार से विनियोजित करे, अन्य बैंकों में, रिजर्व बैंक में, हुंडियों बिलों के भुनाने में, अंशों ऋणपत्रों में, जिससे उसका पैसा डूबे भी नहीं और जनता की मांग पर या जमाकर्ता की मांग पर तुरंत भुगतान भी कर सके। इसके संबंध में बैंक द्वारा दो प्रकार से धनों का विनियोजन किया जाता है। एक है अलाभकारी, मतलब जहां लाभ न हो लेकिन धन का विनियोजन है, सुरक्षित है, लाभ नहीं है लेकिन सुरक्षित है। तो पहली प्राथमिकता बैंक की होती है कि धन का विनियोजन जहां किया जाए वह धन सुरक्षित रहे। दूसरा होता है कि लाभ भी हो। तो पहला अलाभकारी विनियोग है और दूसरा है लाभकारी विनियोग। तो बैंक जो है अलाभकारी विनियोग में पहला नकद कोष के आधार पर वो रुपया जमा करती है। नकद कोष कैश रिजर्व है। बैंक का नकद कोष ऐसा कोष है जिसे बैंक अपने पास या अन्य बैंकों के पास अपने दायित्वों के भुगतान के लिए रखता है। बैंक को इस नकद कोष को रखने की आवश्यकता इसलिए होती है कि जिससे वह अपने जमाकर्ताओं की मांग का समय पर भुगतान कर सके। उसके पास इतना कैश रहे जिसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं, तरलता। तो कैश में ही तरलता होती है, तो इसलिए वह ऐसी जगह रखे अपना कैश कि जब भी जमाकर्ता मांगे तो उसका भुगतान कर सके, क्योंकि रकम की मांग बढ़ने पर ही पूर्ति के लिए नकद कोष की राशि का उपयोग किया जाता है। दूसरा है वैधानिक आवश्यकताएं, लीगल नीड्स। कुछ देशों में बैंक द्वारा नकद कोष रखे जाने की न्यूनतम सीमा बनाई गई है और यह सीमा केंद्रीय बैंक या देश की सरकार ही बनाती है। अपने यहाँ केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक। तो भारत में यह सीमा जो है रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई है, जो कुल जमा राशि का 5% होता है। तो माने
जो व्यापारिक बैंक हैं वो अपनी जमा राशि का 5% कम से कम रिजर्व बैंक के पास रखेंगे। तीसरा है ग्राहकों की आदत, कस्टमर्स हैबिट। यदि ग्राहक अपने लेन देन में चेक या अन्य साख पत्रों का अधिक उपयोग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो बैंकों को बहुत सीमित मात्रा में नकद कोष रखना आवश्यक होता है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होगा वो बैंक से बैंक में होता है। तो ग्राहक उसमें कैश ट्रांजैक्शन नहीं करता, तो वो चेक द्वारा या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा करता है ट्रांसफ़र। तो यह ट्रांसफ़र एक बैंक से दूसरे बैंक में हो जाता है। तो इससे जो है ग्राहकों की मांग कैश में नहीं होती और बैंक को बहुत कम राशि कैश के रूप में रखनी पड़ती है। नेक्स्ट है समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस, जहां चेकों का क्लियरेंस होता है एक बैंक दूसरे बैंक की कैश चेकों का, उसे कहते हैं समाशोधन गृह। तो जिस स्थान पर समाशोधन गृह की सुविधा उपलब्ध होती है उस स्थान के बैंकों को नकद कोष अधिक मात्रा में रखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अधिकांश चेक समाशोधन गृह में होकर ही आते जाते हैं। इसलिए बैंक आपस में भुगतान कर लेते हैं और धन का कम से कम आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है जमा की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ डिपॉजिट्स। तो बैंक जो है अधिक धनराशि वाले खातेदार अगर हैं, बैंक में 2-3 प्रकार के खातेधारक होते हैं। एक तो है कि जो बहुत ज़्यादा पैसा जमा करते हैं बैंक में, दूसरा होता है कि बहुत कम जमा करते हैं बैंक में। तो ऐसे बातों को ध्यान में रख करके कि यदि बैंक में अधिक धनराशि वाले खातेदार कम संख्या में हैं तो बैंक को नकद कोष अधिक रखना पड़ेगा, और इसके विपरीत यदि छोटी छोटी धनराशियों वाले खातेधारक अधिक संख्या में हैं तो बैंक को कम नकद कोष रखना पड़ सकता है या पड़ता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अधिक ग्राहकों की संख्या होने पर कम जमा निकाली जाती है, क्योंकि वो छोटे छोटे राशि ही जमा करते हैं। तो छोटी छोटी राशि ही का ही डिमांड करेंगे, तो बैंक कम पैसा रख करके भी अपना काम चला सकती है, माने विनियोग अधिक कर सकती है। नेक्स्ट है खातों की प्रकृति, नेचर ऑफ अकाउंट्स। यदि बैंक में सटोरियों, दलालों के खाते या चालू खाते अधिक मात्रा में हैं, तब बैंक को अधिक नकद कोष रखने की आवश्यकता होती है। और इसके विपरीत यदि बैंक में सावधि जमा खाता, बचत खाता की संख्या अधिक है तो कम नकद कोष रखकर भी बैंक अपना काम चला सकता है। नेक्स्ट है बैंकों की नकद कोष नीति, कैश रिजर्व पॉलिसी ऑफ बैंक्स। तो बैंकों की जो नकद कोष नीति है वो क्या है, जैसे एक बैंक की नकद कोष नीति दूसरे बैंकों की नकद कोष नीति को प्रभावित करती है, क्योंकि बैंक से बैंक का भी लेन देन होता है। ग्राहक एक बैंक से दूसरे बैंक को अपने धन का स्थानांतरण भी करता है, और इसका प्रमुख कारण ये होता है कि बैंकों में आपसी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो नकद कोष को रखकर ही जनता का विश्वास प्राप्त करने की होती है। इसलिए बैंक द्वारा अधिक नकद कोष रखा जाता है ताकि आपस में लेन देन आसानी से हो सके। विनियोग की प्रकृति, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि बैंक के धन का अधिकांश भाग तरलता वाली प्रतिभूतियों में इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उसे कम नकद कोष की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन प्रतिभूतियों को आवश्यकता के समय तुरंत ही अन्य बैंक या केंद्रीय बैंक से भुना कर रुपया हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है मृत या स्थायी स्कंद, डेड स्टॉक। डेड स्टॉक वो होते हैं जो स्थायी संपत्तियां होती हैं, उसे डेड स्टॉक कहते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल्स, ये सब।
तो यदि बैंक का दूसरा अलाभकारी विनियोग है, बैंकों को अपनी इमारत, फर्नीचर, फिटिंग, भूमि, भवन पर भी कुछ न कुछ व्यय करना पड़ता है। इनकी आवश्यकता व्यवसाय के संचालन के लिए की जाती है और इनको सरलतापूर्वक बेचा नहीं जा सकता। तो बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास अगर मृत या स्थायी संपत्ति है तो वह भी एक प्रकार से अलाभकारी विनियोग की श्रेणी में आएगा। व्यवसाय का संचालन तो स्थायी संपत्ति से ही होता है, स्थायी स्कंध से ही होता है, लेकिन लाभ जो होता है वह इससे नहीं हो पाता। दूसरा है लाभकारी विनियोग, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। बैंक ऐसी जगह अपने कोषों का, मुद्रा का इन्वेस्ट करता है जिसमें केवल उद्देश्य होता है लाभ कमाना। अधिक से अधिक लाभ कमा करके हम मुद्रा का इन्वेस्टमेंट करें और अपने ग्राहकों को भी लाभ कमाएं। उसमें पहला लाभकारी विनियोग में है याचना मुद्रा, कॉल मनी। इसमें क्या होता है कि उन ऋणों को सम्मिलित किया जाता है जो बैंक अनेक व्यक्तियों को देता है। बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। ये ऋण मुख्य रूप से एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को क्षणिक आवश्यकता के लिए दिए जाते हैं। ऐसे ऋण स्टॉक एक्सचेंज और बिल बाजार के दलालों को मांग पर देय साख पत्रों को गिरवी रखकर दिए जाते हैं। ऐसे ऋणों की यह मुख्य विशेषता होती है कि बैंक इनको किसी भी समय मांग करके वसूल कर सकता है। इस पर बैंक को ब्याज भी मिलता है। दूसरा है अल्पकालीन ऋण। अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन, 3 प्रकार के ऋण बैंक प्रदान करती है। अल्पकालीन ऋण वह होता है जो ऋण या जिन ऋणों की अवधि 1 वर्ष से कम होती है, ऐसे कहते हैं अल्पकालीन ऋण। ये ऋण जिनको बैंक 4 घंटे की सूचना देकर वसूल कर सकता है। अल्पकालीन ऋणों के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार के ऋण सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है सट्टे संबंधी व्यवहार के लिए। दूसरा है ऐसे ऋण जो सूचना पाते ही 1 सप्ताह के अंतर्गत भुगतान करना होता है, और ऐसे ऋण जिनका भुगतान ऋणी को बिना किसी पूर्व सूचना के बैंक की मांग आने पर तुरंत करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में ही अल्पकालीन ऋण का विनियोजन किया जाता है। तीसरा है बिलों का क्रय एवं उनकी कटौती। बैंक उत्तम श्रेणी के जो बिल होते हैं, प्रतिज्ञा पत्र होते हैं, विनिमय पत्र होते हैं, हुंडियाँ होती हैं, उनको क्रय करके या उनकी कटौती करके अपनी राशि का भी विनियोजन करते हैं। ऐसे बिल सामान्य रूप से किसी आवश्यकता के समय केंद्रीय बैंक से कटौती कराकर रकम प्राप्त की जा सकती है, जिसको बिल बाजार में किसी भी समय बेचा भी जा सकता है। चौथा है प्रतिभूतियों में विनियोग, इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक अपनी अधिक राशि का विनियोग पत्रों एवं प्रतिभूतियों में करते हैं, लेकिन वे सामान्यतः ऐसी प्रतिभूतियां खरीदते हैं जिनको किसी भी समय बिना हानि के प्रतिभूति बाजार में बेचकर नकद राशि प्राप्त की जा सके, जिनकी जमानत पर केंद्रीय बैंक से ऋण लिया जा सके। इस प्रकार के विनियोग पर बैंक को आय तो कम होती है, लेकिन प्रतिभूति उसकी या विनियोजित राशि सुरक्षित रहती है। श्रेष्ठता की दृष्टि से राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ सर्वोत्तम होती हैं। इसके बाद अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ आती हैं। इसके बाद रेल, जल, विद्युत कंपनी या भारत की जो नवरत्न कंपनी हैं, इन सब में अगर प्रतिभूत किया जाता है, सिक्योरिटी के रूप में इन्वेस्ट किया जाता है, तो वह सबसे अच्छी प्रतिभूति मानी जाती है। नेक्स्ट है ऋण एवं अग्रिम।
व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों की वित्तीय सहायता के लिए अनेक प्रकार के ऋण प्रदान करती है, जिसमें 3 ऋण प्रमुख हैं: नकद साख, कैश क्रेडिट, साधारण ऋण, ऑर्डिनरी लोन, और बैंक अद्विकर्ष ओवरड्राफ्ट। ये 3 प्रकार के जो ऋण हैं वो बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान करती है। अब नकद साख क्या होती है? नकद साख के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक के लिए साख की एक सीमा निर्धारित कर देते हैं। साख की यह सुविधा भौतिक संपत्तियों या गारंटी की जमानत के आधार पर होती है। ग्राहक के पास कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको गिरवी रखकर बैंक ग्राहक को ऋण दे रहा है, तो उसी प्रॉपर्टी के बेस पे वह ऋण की सीमा तय करता है। ग्राहक अपनी इस नकद राशि में से आवश्यकता अनुसार राशि निकाल लेता है और अपनी सुविधा अनुसार अपने पास अधिक राशि होने पर उसे खाते में जमा कर सकता है। इस प्रकार यह चालू खाते की भांति ही कार्य करता है। इसमें जो नकद साख होता है, जो गिरवी रखी गई संपत्ति है, उसका लगभग 70-75% अधिकतम राशि बैंक ऋण के रूप में ग्राहकों को प्रदान करती है। नेक्स्ट है साधारण ऋण, ऑर्डिनरी लोन। जब बैंक किसी निर्धारित राशि को अग्रिम के रूप में स्वीकार कर लेता है तो इसे ऋण कहा जाता है। ऋण लेने की व्यवस्था में यह आवश्यक नहीं है कि ग्राहक ऋण की राशि को तुरंत एक साथ नकद रूप में बैंक से निकाले। ऋण के रूप में प्रदान की गई राशि को ग्राहक अपने चालू खाते में भी जमा कर सकते हैं। बैंक प्रायः ऋण देने की परंपरा को इसलिए महत्व देते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत उन्हें नकद साख की व्यवस्था की भांति बार बार जमा करने का और भुगतान करने की कठिनाई से भी मुक्ति मिल जाती है तथा ब्याज का अनुमान भी सरलतापूर्वक लगा सकता है। संभवतः ऋण प्रदान करने संबंधी सुविधाओं के लिए बैंक ग्राहक को दिए जाने वाले नकद साख या अधिविकर्ष की अपेक्षा कम ब्याज लेते हैं। साधारण ऋण में इन दोनों की अपेक्षा कम ब्याज बैंक लेती है, इसलिए ग्राहक इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तीसरा है अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि जब ग्राहक या व्यापारी बैंक में अपनी जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकाल लेता है तो जितना अधिक धनराशि होगा उसे ही ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जैसे बैंक में ग्राहक 1 लाख रुपए जमा किया है, लेकिन बैंक से अनुरोध करके वह 1,20,000 रुपये निकाल लिया, तो जो 20,000 है वही अधिविकर्ष के रूप में राशि मानी जाएगी और इसी 20,000 पर बैंक व्यापारी से ग्राहक से ब्याज भी लेगा। ऐसी सुविधा व्यापारी या ग्राहक को केवल चालू खाते पर दी जाती है और जो बहुत विश्वसनीय ग्राहक होते हैं उन्हीं को यह सुविधा प्रदान की जाती है। सामान्यतः ग्राहक नकद साख की व्यवस्था तभी करता है जब पूरे वर्ष वह आवश्यकता अनुसार रकम निकालने की सुविधा प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए ग्राहक को कुछ अधिक ब्याज देना पड़ता है। कभी कभी ग्राहक को कम समय के लिए नकद राशि की आवश्यकता होती है। ऐसी दशा में बैंक अपने ग्राहक के चालू खाते में जमा राशि से एक निश्चित रकम अधिविकर्ष के रूप में मतलब अधिक निकालने की भी अनुमति दे देता है। यह सुविधा बैंक समर्थक प्रतिभूति ऋण की व्यक्तिगत जमानत के आधार पर ही दी जाती है। बैंक इस अधिविकर्ष की राशि पर एक निश्चित दर से ब्याज भी लेता है। यह ब्याज सामान्यतः उस अवधि के लिए लिया जाता है जितनी अवधि तक वह रकम ग्राहक द्वारा प्रयोग की जाती है। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर है 70 80 30 57 20। इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।